बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सदाम और आज आपके लिए और वीडियो लेकर आया हूं दैट इज़ अबाउट द टेंसेस। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ लोगों को ये टेंस ही है और हमने इस परेशानी को सुलझाना है। मैं टेंसेस की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं। फर्स्ट टेंस आपके पास मौजूद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उससे पहले आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। टेंस है क्या भला, टेंस ज़रूरी क्यों है, क्यों कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंस ज़रूरी है। टेंस का बेसिकली मतलब होता है ज़माना, वक्त या परेशान। अगर इसका मतलब देखा जाए, अगर ज़माने की बात कर रहे हैं, वक्त की बात कर रहे हैं, तो आप टेंस की बात कर सकते हैं। इसका मतलब परेशान भी है। अगर आपको कोई दोस्त परेशान है तो आप उसे कह सकते हैं वाई आर यू टेंस टुडे, आज तुम परेशान क्यों हो। तो टेंस का मतलब परेशान भी है। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि टेंस का बेसिक फंक्शन क्या है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी जुमले में उसके वक्त को पहचानने के लिए, उसकी शनाख्त करने के लिए टेंस इस्तेमाल होता है। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपको वक्त का पता होना चाहिए। आप जिस वक्त बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट की कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं, टेंस या फिर फ्यूचर की कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और बाद में इस प्रेजेंट के साथ जो बताए जाते हैं ना, आपको 12 टेंसेज हैं। दर हकीकत टेंसेज सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 हैं, 1, 2 और 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसी प्रेजेंट के साथ इसे आप एक दरख्त समझ लें और ये बाकी सारी के सारी उसकी ये शाखें हैं। प्रेजेंट के साथ भी ये 4 है, पास्ट के साथ भी ये है, फ्यूचर के साथ भी ये है। तो इन सब की शाखें मिलाकर ये बनते हैं 12 टेंसेज एंड दीज आर एसेंशियल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। सिंपल भी कहते हैं, इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आगाज़ करते हैं। This tense is used to describe usual habit, permanent statement, fact or universal truth. ये टेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? जब कभी भी आप किसी भी आम या आदत की बात कर रहे हो, कोई मुस्तकिल बात कर रहे हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसे कोई झुटला ना सके, किसी हकीकत की बात कर रहे हैं या फिर आलमगीरी हकीकत की बात कर रहे हैं, ऐसा सच जो हर एक इंसान उसे माने कि यही सच है, उसका कोई और हो ही नहीं सकता। फर्स्ट एग्जांपल देख लें। मैं इन्हीं को जो मैंने लिखे हैं, मैं इन्हीं के एग्जांपल लिख चुका हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये कैसे इस पर साथ आती है। बात ये मेरी नहीं आती। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजुअल और हैबिट। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि मैं चाय पीता हूँ। आई एम अ टी एडिक्टेड। जब मैं नहीं पीऊँगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मेरी आदत है ये। तो आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, जो आपकी उस वक्त भी मौजूद हो प्रेजेंट टाइम में। और परमानेंट स्टेटमेंट कैसे, द काउ हैज़ 4 legs। अब जो गाय होती है उसकी 4 टांगें हैं। आपने कभी कोई गाय देखी है 2 टांगों के साथ या 3 टांगों के साथ? मुमकिन ही नहीं है। दैट्स अ परमानेंट स्टेटमेंट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मशरिक से सूरज निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, मगरिब में सूरज गुरूब होता है। ये ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें कोई जुटला नहीं सकता। और यूनिवर्सल ट्रूथ, गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है। रिलीजियस बिलीफ से मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग अल्लाह एक है और हमारे नज़दीक इसे कोई जुटला नहीं सकता, बल्कि कोई और भी इस चीज़ को कोई जुटला नहीं सकता कि अल्लाह एक है। तो ये थी उसकी एग्जांपल्स। उसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी सेंटेंस की क्रिएशन कैसे की जाती है, किसी भी सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बेसिकली होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में होता है फुल स्टॉप। ये किसी भी सेंटेंस को बनाने की एक स्ट्रक्चर है। खैर बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते भी हैं जिनमें कुछ वर्ब इस्तेमाल हो जाते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या फिर नहीं होती। खैर वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए इसमें पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। मैं एक सेंटेंस लिखने लगा हूँ। सदाम पढ़ाता है, सब्जेक्ट है हमारे पास सदाम। सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? अ पर्सन अ थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद है जी वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक ऐसा लफ्ज़
जो किसी भी एक्शन को ज़ाहिर करे कि कोई काम क्या है, कोई काम की कंटिन्यूटी को भी ज़ाहिर करता है। सो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। टीच ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ाता है। अगर मैं इधर साथ में इंग्लिश भी लिख दूँ कि सदाम इंग्लिश पढ़ाता है, सो टीच इंग्लिश। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और लास्ट में ये रहा हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक तदामिया है, इसे लगाना ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखें और वो कंप्लीट हो जाए। जब तक आप ये नहीं लगाएंगे इसका मतलब आपका सेंटेंस आगे चल रहा है और ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने इधर एस या इस का इजाफा किया है इस सब्जेक्ट के बदौलत, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट और एनी नेम, और वो भी सिंगुलर जो होगा, ही हो, शी हो, इट हो या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ जब भी सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। ये हो गया थर्ड पर्सन। और सेकंड कौन से होते हैं? यू। सेकंड पर्सन हमारा एक ही है, यू, तुम। और जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ये दो है। देखिए मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है? आप, और थर्ड पर्सन क्या है? वो। इस तरह से इसे याद कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। फर्स्ट आप खुद हो गए, सेकंड जो आपका अपोनेंट है और जो कोई दूर है वो थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर हो गया? तो इनके मुताबिक हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे और बाकी सब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी दो इस्तेमाल होते हैं। थर्ड पर्सन के साथ आपने डज इस्तेमाल करना है और बाकी इन दोनों के साथ आपने डू इस्तेमाल करना है। ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और आपने एस या इसका इजाफा कहाँ करना है? तो ये वर्ड है, कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा कि जहाँ कोई भी लफ्ज़ जो एस पर ख़त्म हो रहा हो, ठीक हो गया, या फिर एस एच पे, सी एच ओ एक्स, अगर कोई वर्ड इन अल्फाज में से किसी भी जो वर्ब है आपका इन पर इख्तिताम पजीर है, उस पर उसका ख़त्म हो रहा है वो वर्ड, तो उसके साथ आपने सिंपली एस लगाना है, बाकी सब के साथ एस लगेगा। दैट्स द रूल। तो आपने ये देख लिया पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सदाम टीच इंग्लिश। आपने मैंने थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली ही इधर एस लगाया है और लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया फुल स्टॉप। अगर यही आपके पास नेगेटिव सेंटेंस हो, ये तो था हमारा पॉजिटिव, अगर ये हो कि सदाम इंग्लिश नहीं पढ़ाता है तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो सदाम वैसे रहेगा, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, हमने इसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन है तो हमें इसके साथ डज इस्तेमाल करना है। डज, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, टीच इंग्लिश। जब हमने इधर ई एस का इजाफा कर दिया तो फिर इधर करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर इधर इजाफा नहीं किया जा सकता। अगर यही हो क्या सदाम इंग्लिश पढ़ाता है, अगर यही इंट्रोगेटिव हो जाए तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी जब आप डज के साथ यस लगा देंगे तो आपने वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। डज सदाम टीच इंग्लिश और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह से मैंने ये लिखा काउ हैज़ 4 लग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इधर हैज़ इस्तेमाल हुआ। हैज़ तो होता है हमारे पास परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल। गॉड इज़ वन, इज़ होता है हमारा कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इसके अलावा हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ फ़ोन और यू आर अ बॉय, मैं ये भी कह सकता हूँ। अब इज़, एम, आर, हैज़, हैव और डू, डज, ये 7 हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन डू और डज ये जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे ये है हमारे पास इसके परफेक्ट जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो बाकी हैं हैज़, हैव, इज़, एम, आर, ये सारे के सारे जो हैं एक्चुअल वर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं।
ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।